नमस्कार दोस्तों। कल यानी 2 मई, जिसका इंतज़ार बंगाल के हर आदमी को होगा और बंगाल के बाहर उन तमाम लोगों को जो बंगाल की राजनीति को रोज़ हर तरीके से विश्लेषित कर रहे थे, देख रहे थे और समझ रहे थे, और जिनको बहुत उत्कंठा से इस तारीख का इंतज़ार था। आखिर ये तारीख आ गई। ये काफ़ी बड़ा दिन इसको कहा जाए बंगाल की राजनीति के मौजूदा फेज़ में। ये एक ऐसा दिन है जहां से बंगाल की राजनीति एक नया टर्न लेगी। इतिहास कई बार आपको तारीखों में याद रहता है, क्योंकि वहां से वो एक बदलाव की तरफ चलता है। कल क्या बंगाल में वही दिन है? क्या बंगाल की ईवीएम जब अपना फैसला सुनाएंगी तो क्या ज़्यादातर उन लोगों का जो इस पूरी यात्रा को बहुत ज़ोर से देख रहे थे, बहुत बाहर से देख रहे थे, उनका क्या होता है, उनके विश्लेषण का क्या होता है? और सबसे बड़ा, हम लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग यहाँ पहुँचे, बंगाल से बाहर के लोग और बंगाल के तमाम पत्रकार, जिन लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपने अपने जो आकलन दिए और उस बंगाल को अपनी अपनी तरफ से समझा, उनका कल इम्तिहान है। कल ये इम्तिहान है कि आखिर उन्होंने जनता के मूड को कितना पकड़ा। क्या वो वाकई उस बदलाव को पकड़ पाए जो अंदर ही अंदर जनता तय कर चुकी थी? क्या वो जनता की उन समस्याओं को समझ पाए जिनसे जनता दो चार थी? क्या वो जनता की इस तमाम जो जनता के अंदर चल रही एक लहर है उसको भांप पाए? क्या कल शाम 2 बजे तक, मुझे लगता है दोपहर 2 बजे तक, 2 मई में 2 बजे तक ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ। हर पत्रकार भी, ख़ासतौर से वो लोग जो राजनीति कवर करते हैं और इस तमाम हर समय देश के अलग अलग हिस्सों में वो जाते रहते हैं। हर साल कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो उनका इम्तिहान होता रहता है और उस इम्तिहान में वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचते हैं। कई बार उनको पास होते हैं, कई बार फेल होते हैं और उनको नंबर मिलते हैं। तो हम लोग उसी चीज़ को याद रखते हैं। पहले बहुत आसान था ये सोच लेना कि एक चुनाव हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक लेख लिख दिया, उससे पहले एक आर्टिकल लिख दिया, कुछ पीटीसीज किए, कुछ टीवी पर बोले और उसके बाद निकल लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक इस पूरी यात्रा में जो मैंने आप लोगों के साथ की, जैसा आप लोगों के साथ मेरा दोस्ताना एक बना, उसमें भी हम लोगों ने जो बातें की वो रिकॉर्ड पर रह गई हैं। यानी हमारी जो बातचीत, जो हमारी समझ, जो हमने यहाँ बंगाल में आकर देखा, वो सब अब आपके साथ रिकॉर्ड पर है। लिहाजा कोई भी उसको वापस लिख सकता है कि देखिए धीरेन्द्र, आपने ये कहा था। तो मुझे लगता है कि कल का दिन हम लोगों के लिए भी इम्तिहान का दिन होता है। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अब इस समय आज जिनका रिलेवेंस है, कल वो बातें शायद कुछ और तरीके से कही जाएंगी, कुछ और उस पर नया रंग लगेगा। तो मैं आज उन बातों की तरफ इशारा करता हूं। और मैंने, जैसा मेरा जो आकलन आपने सुना, मैंने उस दिन कहा भी, उसको आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी और उसको लिखा भी। बंगाल के चुनाव को 2 तरीके से देखना चाहिए। जो कल बंगाल के चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें वो लोग हैं जो बंगाल के अंदर हैं, बंगाल के लोग हैं, बंगाल के वोटर्स हैं, मतदाता हैं, जिन्होंने यहाँ वोट किया है। इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद उन बंगाल के लोगों की भी है जो बंगाल के बाहर हैं, जो यहाँ के वोटर नहीं हैं लेकिन यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ से उनके पूर्वज निकले या वो निकले, काम की तलाश में वो दूसरी जगह गए और अब वो वहाँ अपने राज्य में हो रहे, गृह राज्य में हो रहे बदलाव को देखना चाहते हैं। एक तीसरी जनसंख्या और भी है जो न बंगाल में पैदा हुई है, न बंगाल में उनकी पढ़ी है या बंगाल से निकली है, ना वो बंगाल के मतदाता हैं, लेकिन वो बंगाल को बहुत करीब से देखते हैं। उनको बंगाल का राजनीति से बहुत गहरा लगाव है। वो बड़ी संख्या है और ख़ास तौर से जब मैं बहुत सारे लोगों के इसमें पढ़ता हूँ मैसेज, तो उसमें मुझे ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा लगती है जो बाहर से बैठकर भी बंगाल के साथ अपना महसूस करते हैं रिश्ता और उसको लेकर वो बातचीत करते हैं। तो कल, चूँकि पहले ही मैं बता चुका हूँ, मेरा आकलन पहले आप लोग देख चुके, मैं एक तरह से सीट वाइज भी देख चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ कि आखिर मेरे नज़र में यहाँ ममता बनर्जी इस बार सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही हैं। वो सत्ता से बाहर हो रही हैं, बीजेपी सत्ता में आ रही है, ऐसा मेरा आकलन है। ये अभी तक का जो मैंने जितना पढ़ा, जितना इस बंगाल को समझा और जितना मैं घूमा,
इसमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग कई सारे सवालों का मैंने जवाब दिया, कई सारे सवाल मुझ पर आए और बहुत सारे लोगों ने उस पर शंकाएं भी की। तो ऐसा कल के आपने देखा होगा जो एग्ज़िट पोल्स आए थे उन सब में भी ये था, जो 29 को जो दिखाए गए थे। तो मुझे लगता है कि ये सब कन्फ्लिक्ट ऑफ जो दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ सबने बंगाल के अलग अलग हिस्से को टच किया। वही आदमी जो समग्र निकलेगा जिसने कि इसको समग्रता से देखा होगा। अलग अलग टुकड़ों में देखते हुए लोगों के हो सकता है आकलन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो। ऐसा होता है कि जो बहुत लोग हमको देख रहे हैं हम उनको पसंद आने वाली बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे जोड़ते हैं जिनको लगता है कि हम चूँकि बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं, शायद बीजेपी के जो लोग हैं उनको लगता है, या जो लोग न्यूट्रल भी बाहर से देखते हैं, जो एक राष्ट्रवादी झुकाव रखते हैं, उनको लगता है कि ये जीत बीजेपी की जीत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद की बात है, उन लोगों को भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमने वही बोला जो हमने महसूस किया, हमने सच को सामने रखने की कोशिश की। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें आज बताना, चूँकि आज का दिन कल से पहले पेपर से पहले का दिन है, रिज़ल्ट आउट होने का दिन है, पेपर दे दिए गए और आप सब हमारे एग्ज़ामिनर हैं, वही सब हैं। तो मैं एक बार फिर आपको जो चीज़ें जो मैंने लिखी हैं मैं उनको अभी आपके सामने नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको जो मेरा एक अपना आकलन है, जो बना हुआ आकलन है कि किस तरह से मैंने आपको वैसे कहा है कि 155 से 170 के बीच में कहीं बीजेपी को जाकर रुकना होगा। वहाँ बीजेपी रुकेगी और 99 और अगर आप उसको कहें कि 110-15 के करीब टीएमसी को जो सीट है वो मेरे आकलन में मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक और बात है कि जो कांग्रेस यानी आईएनसी और टीएमसी सीपीएम और आईएसएफ, इनका आंकड़ा भी मुझे लग रहा था कि ये दाहीं तक नहीं छुएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, फिर वोट पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर लोगों से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि 8 सीटें के करीब इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती हैं, 7 पर सीपीएम भी जा सकती है और 2 सीटें आपके आईएसएफ को मिल सकती हैं। जिन 2 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें देवांगना और बसीरहाट नॉर्थ है, यानी जहाँ एक जगह पर लगभग 64% मुस्लिम्स हैं और दूसरी सीट पर बसीरहाट नॉर्थ पर लगभग 72% मुस्लिम्स हैं। और उनमें अगर मैं जीत का आंकड़ा या जो उनकी बढ़त की बात करता हूं तो देवांगना लगभग 8000, ये देवांगना असेंबली नंबर 120 है, वहां लगभग 8000 से आपको आईएसएफ का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल आएगा, ये लगभग हम लोग जो बातचीत करते हैं जिससे निकलता है उसके करीब की बातचीत है। बसीरहाट नॉर्थ पर भी वो लगभग 5000 के वोट हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके अंदर बंटवारा होता दिखा, यानी जो एक मुश्त बात हो रही थी कि ममता बनर्जी मालदा मुर्शिदाबाद में एक मुश्त कर रही हैं, उतना हुआ नहीं। हालांकि जो मुझे लग रहा था कि दाहीं तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये लोग 17-18 सीट तक पहुंच रहे हैं, जो कि अभी तक का मेरा आकलन है। इसके अलावा अगर मैं आपको सीट वाइज बता रहा था, लेकिन अगर हमको इस पूरे आकलन में क्यों बीजेपी यहाँ तक पहुँच रही है, सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से हम लोगों ने पुरुलिया देखा, बांकुड़ा देखा, पूर्व मिदनापुर में जिस तरह पूर्व बर्धमान में वो बहुत अच्छा 7 के करीब सीटें, उसको पश्चिमी बर्धमान में भी 5 के करीब सीटें, बीरभूम में 6 सीटें, जो कि हम लोग पहले थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन एक सीट वहाँ थोड़ा सा बदलती हुई दिख रही है। हाँ, बीजेपी को कोलकाता में शायद उतनी सफलता ना मिले जितनी हम लोगों ने अभी कल तक आकलन कर रहे थे, क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज नीचे जाने का नुकसान ज़रूर उनको उठाना पड़ रहा। बल्कि जोड़ा सांको या इस तरह की सीट जो तमाम पुकार या ये जो दूसरा भवानीपुर हमको लग रहा था, रास बिहारी लग रही थी, लेकिन वोट शेयर नीचे जाने का जो वोट हुआ है वो नीचे गया है, उसका फ़र्क जरूर पड़ा। जोड़ा सांको में तो जिस तरह की घटना हुई, बमबाजी की घटना, जहाँ उससे भी वोटर्स को जो है फ़र्क पड़ता है और नीचे जाती हुई वो संख्या वो बीजेपी के वोटर्स की थी, ऐसा लगता है। तो जो 3 सीटें हम लोग आकलन कर रहे थे, मैंने जो आपको दिया था, तो ये 3 सीट 3 हो जाएंगी या नीचे आ जाएंगी, यानी यहाँ बीजेपी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही है और यहाँ टीएमसी को 8 सीटें और उसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, जो 11 में से 8 सीटों के करीब वो है और उसको ऊपर नीचे हो सकती है। जिस पर मैं सबसे ज़्यादा आप पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जीत का गणित कहाँ है।
इस पूरी बीजेपी की जीत का गणित किस जगह से आ रहा है, अगर हम उस पर बात करते हैं तो वो है साउथ 24 परगना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना, जिनको टीएमसी का अभेद दुर्ग कहा जा रहा था, जिनको टीएमसी जहां से लीड लेकर निकल रही थी, और अभी भी जो टीएमसी का थिंक टैंक है वो यही मान रहा है कि वहां से वो बुरी तरह जीत रहे हैं। लेकिन हमको जो हमारी जानकारी है या जो हमने समझने की कोशिश की है, वहां से बीजेपी एक जगह तो मुझे लगता है कि नॉर्थ 24 परगना में 20 सीटों तक जा सकती है। जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की बात, ये 20 सीटों तक जा सकती है बीजेपी, और ये संख्या 23 भी पहुँच सकती है। मतलब 20 से 23 के बीच में बीजेपी कहीं जा सकती है। 8 मेरा मानना है कि टीएमसी के पास होंगी, और आईएसएफ जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, जिसको 2 सीट की मैंने अभी बात की है, वो 2 सीटें देवांगना में यहाँ उनको मिलने की उम्मीद है। ये जगह वहाँ है जहाँ की हमको लगता है कि बीजेपी को, और अगर दूसरी तरफ देखें तो साउथ 24 परगना, जो पूरी तरह से लग रहा था कि बीजेपी उसमें कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी वहाँ 17 सीटों पर लगभग आगे जाती हुई दिख रही है। ये मेरा आकलन है, जिसको आप हम लोग कल बात भी कर सकते हैं, उसमें ऊपर नीचे होगा, तब हम लोग समझेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ गलती हुई, या जो सही हुआ तो मैं उसमें बताऊँगा कि मुझे क्या लग रहा था, किस कारणों से वहाँ जीते आगे बढ़ी हैं। 1 सीट वहाँ सीपीएम को मिलती हुई दिख रही है साउथ 24 परगना में, ऐसा है। इसके अलावा नॉर्थ में मैंने आपको बताया, मालदा में 5-5 का मुकाबला रहना है। बीजेपी को 5 मिल सकती हैं, टीएमसी को 5 मिल सकती हैं, और 2 सीटें मालदा में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल रही हैं। मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि जो अभी तक बिल्कुल साफ नहीं था बीजेपी, इसका मतलब मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुआ, जो कि एक तरफा आकलन था, वो नहीं हुआ। 4 सीटें, और मुर्शिदाबाद में भी कांग्रेस लगभग 4 सीटों को लेकर आ रही है। 4 सीटें हैं, 2 सीपीएम पर भी हो सकती हैं। उसके बाद आप वहाँ 5 सीटों पर बीजेपी दिखती है, और 9 सीटें टीएमसी के पास आती हैं। यानी वहाँ भी सीपीएम ने काफ़ी कोशिश की है। मालदा मुर्शिदाबाद की आपको बात आ चुका हूँ मैंने बताया था, कूच बिहार साफ़ करेगी, अलीपुर साफ़ करेगी, जलपाईगुड़ी में भी वो जीतती दिख रही है 5 सीटों पर। 1 सीट कलिम्पोंग, दार्जिलिंग 4 सीटें, उत्तर दिनाजपुर 4, दक्षिण दिनाजपुर 4। मतलब मैं आपको चाहता तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के बता सकता था जो हमने तैयार किया था, लेकिन हमको लगता है कि ये एक ऐसा जो संख्या है जिसको अभी मैं आपके सामने रख सकता हूँ मोटे मोटे तौर पर। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो क्या कारण थे जिससे कि मैंने वो कई सारी चीज़ें बात की, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमको वो बातें और ज़्यादा सही से करनी होंगी, जो कि इस पूरे चुनाव में टीएमसी के लिए क्या हार का कारण हो सकता है। एक सबसे बड़ी बात जो अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया था, वो ये है कि टीएमसी का अपना काडर कभी टेस्ट नहीं हुआ बहुत दिनों से, क्योंकि जिस तरह से उसने चुनाव की मशीनरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था टीएमसी की, यानी जो तृणमूल कांग्रेस ने माफ़ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से वामपंथियों की चुनाव जीतने वाली मशीनरी का इस्तेमाल कर, जिसमें जनता की भूमिका बेहद कम हो जाती है, और हायर्ड जो जो बूथ मैनेजर्स हैं, पोल मैनेजर्स हैं, उन सब की ताकत बढ़ती चली जाती है। और बजाय इसके कि ममता बनर्जी जो जनता से उनको मिला, जो एक रिश्ता उनका बना था 2009-11 में, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती, उन्होंने उस रिश्ते से अलग उन पोल मैनेजर्स पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। 2018 के चुनाव में जिस तरह की, पंचायत चुनाव में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, जिस तरह का उन पर हमले किए गए और उनको वोट नहीं डालने दिया गया, लगभग 35-40% की संख्या थी, जो कोई हल्की संख्या नहीं है। तो लिहाजा आपका जो बूथ का जो काडर था, जो आपका वोटर काडर था, क्योंकि तमाम लोग गुंडागर्दी नहीं करते हैं, तमाम लोग गुंडे नहीं होते, वो तमाम लोग हैं, बस उनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं। तो टीएमसी का जो पूरा काडर था उसका टेस्ट नहीं हुआ, यानी 2018 के बाद उस काडर पर उस काडर को चेक करना या उसको टेस्ट करना, ये एक बहुत जो चुनावी तरीका होता है उससे नहीं हुआ, गुंडई से ज़रूर हुआ। लिहाजा 2021 तक आते आते अब वो पहली बार उनको टेस्ट करने के लिए ढूंढना था। लेकिन यहाँ एक पेच है,
बीजेपी के सामने जब वो टकराने आए, या जब उनको, चूंकि इतने ज़्यादा सुरक्षा बलों के होने के बाद आप उस गुंडई पर नहीं रह सकते थे जिसके सहारे आपने 2018 में पंचायत चुनाव जीत लिए। 2019 में ही आपका मिथ टूटना शुरू हो गया था। लिहाजा आपको 2019 से 2021 के बाद कोई इस तरह का चुनाव नहीं था जहां आप अपने काडर को मोबिलाइज करके ये एक्ट कर सकते थे कि आखिर जो जेन्युइन वोट पड़ता है उसमें वो कितना कारगर हो सकता है, कितना कारगर हो सकता है। जबकि बीजेपी ने ये पूरा लगभग 2019 के बाद अपने काडर को इतना एक्टिवेट किया कि आखिर टीएमसी को बहुत ज़्यादा उनसे चिढ़ हुई, और जिसका नतीजा ये रहा कि उन पर हमले हुए बीजेपी के लोगों को, और उनकी इतनी बड़ी संख्या उनके लोग मारे भी गए। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा हैं। अब जब ये सब चीज़ें हो गई, यानी आपके काडर का टेस्ट नहीं हुआ, फिर दूसरा जो आपके पोल मैनेजर्स, बूथ मैनेजर्स थे, बूथ का मैनेजमेंट संभालते थे, वो नेता बड़ी तादाद में आपका साथ छोड़ गए। यानी एक तो काडर आपका टेस्ट नहीं हुआ, दूसरा आपके जो बूथ मैनेजर्स थे, जो लोग बूथ मैनेज करते थे, जो लोग वोट मैनेज करते थे, उनमें से एक बड़ी ताकतवर जो लीडरशिप की लॉबी थी वो आपके यहाँ से निकल गई, वो बीजेपी के पास चली गई। शुभेंदु हों या शिशिर जो बाद में चले गए, या फिर इससे पहले राजीव बनर्जी, उससे पहले आप मुकुल राय, ये तमाम, मुकुल राय तो खैर बहुत पहले चले गए, लेकिन उसके बाद भी जो आपके सांसद जा रहे हैं, जो वो लोग जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बूथ को मैनेज करते थे, मैनेजमेंट का एक तरीका जानते थे। यानी टीएमसी का ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये शायद आपको अभी हम लोगों ने नहीं की है। मुझे भी ये, चूँकि मैं बाद में अभी पढ़ रहा हूँ, तो आपको, चूँकि मैं इस समय जब यहाँ आया तो बहुत ज़्यादा किताबें यहाँ देख नहीं पाया था, बहुत सारी अलग अलग जगह उसको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जब उस इलाके में सिर्फ उसी समय आते हो जब चुनाव कवर करते हैं, या चूँकि मेरा सौभाग्य मैं कई बार आया हूँ यहाँ के, तो इसीलिए अलग अलग चीज़ों को समझ भी पाया, लेकिन फिर भी इस हर बार आपको अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि आपके काडर का टेस्ट नहीं हुआ, आपका जो बूथ मैनेजमेंट था वो आपसे अब अलग हो गया, और बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दी। ये एक बड़ी चीज़ होती है। दूसरा, जिस तरह से शिफ्टिंग हुई थी, वोटर्स की शिफ्टिंग हुई थी वाम मोर्चे के वोटर्स की बीजेपी के पास, जिस तरह से, और 2016 में दरअसल लोग बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि निगेट करते हैं जब वो बाहर से ममता बनर्जी को देखते हैं। 2016 में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई थी जो बाद में बीजेपी के अलग हटने के साथ, सामने आने के बाद वो चीज़ें उस तरह से टीएमसी के हक में नहीं रही। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि 2016 और 2011 में बहुत ताकत के साथ सीपीएम के अगेंस्ट बीजेपी की भी एक ताकतवर लॉबी काम कर रही थी, और तमाम लोग वो भी काम कर रहे थे जो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि लेफ़्ट का जिस तरह की प्रोसेस पर फिर लेफ़्ट चला गया था, यानी हारने के बाद जिस तरह के उसने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे, जो कि किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होते हैं किसी भी देश, और इसमें लेफ़्ट का बहुत बड़ा हमेशा से इतिहास गवाह है। हालांकि वो अलग अलग चेहरे दिखाकर बचने की कोशिश करते हैं, वो आरोप जरूर अलग अलग लगाते हैं, जैसे वो आरएसएस पे लगाते हैं कि साहब उनके पास इतने संगठन हैं, उससे ज़्यादा संगठन उनके पास है। कहा तो ये जाता है, एक आम मुहावरा जो हम लोग पढ़ते रहे हैं, कि अगर 5 कम्युनिस्ट है तो उनकी 6 पार्टियाँ होंगी, यानी इतने सारे चेहरे होंगे, क्योंकि एक एक उनकी अपनी होगी और एक में वो सब होंगे। उस तरह का आप जब लेफ़्ट का मोर्चा देखते हैं तो आपको दिखाई भी देता है। लिहाजा इस पूरे मसले में जब 2016 में भी बीजेपी को वोट मिल रहा था, 10-12% उस समय वोट मिला, उससे पहले उनका बहुत ही कम वोट था, अलग अलग सीटों पर पड़ा। लेकिन जब 2019 में 2018 की हिंसा के बाद वो तमाम काडर ये डर गया, और उसके बाद उसने टीएमसी के सामने खड़े होकर एक बीजेपी के उसको पहचान लिया, क्योंकि तब तक बीजेपी अपने आप को दिखा चुकी थी कि वो टीएमसी की गुंडागर्दी या टीएमसी की राजनीतिक जो संतरास, जिस शब्द का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस संतरास का सामना कर सकती है, उसको नरिश कर सकती है, सामने वाले लोगों को उनको मजबूत बना सकती है। तो वो तमाम काडर वहाँ चला गया, और ये उम्मीद थी 2016 में भी टीएमसी के कुछ अलग अलग जगह से सीपीएम के लोगों ने वोट किया था। उस समय भी वोट बढ़ा था बीजेपी का, हालांकि वो 10% था, लेकिन ये इस उम्मीद में किया था कि शायद जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम 2019 में या 2021 में ले आएंगे। 2019 में जो वोट आया, जो पूरी तरह से वोट इनके पास आया सीपीएम का, लेफ़्ट का जो हिंदू वोटर्स बीजेपी को मिला, वो उसमें उससे पहले की तरफ अगर आप गौर करेंगे, उनकी लीडरशिप ने, ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट है,
जो आप अखबारों में देख सकते हैं अगर उस समय के देखें, वहाँ से उस समय जो लीडरशिप थी लेफ्ट की, उसने खुली छूट अपने कार्यकर्ताओं को दे दी थी। उनको कोई इस तरह का आदेश नहीं दिया गया था कि वो सिर्फ अपनी पार्टी को वोट करें। उन्होंने वो साफ कहा था कि जो टीएमसी को हरा सकता है, टीएमसी को हराना मुख्य लक्ष्य माना गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम 2019 में जो हमारा वोटर गया है हम उसको 2021 में वापस ले आएंगे, यानी जब विधानसभा चुनाव होगा तब हम उसको वापस लेके अपनी ताकत दिखा देंगे और टीएमसी को तब तक बीजेपी कमज़ोर कर चुकी होगी। यानी एक इस तरह की रणनीति के साथ उन्होंने वो किया था। लेकिन ये मुझे लगता है कि इस चुनाव में उनकी उम्मीदें धाराशायी हो गई होंगी, क्योंकि वो वोटर उनसे वापस नहीं लौटा। एक बार जो बीजेपी के साथ जुड़ गया उस वोटर ने वापसी में कोई अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वाम जितना 2016 में कमज़ोर था अब उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये इस पूरे हिस्से में सेंट्रल में उसकी भूमिका नगण्य हो गई। अब उसकी लीडरशिप का कोई चेहरा नहीं बचा। बंगाल से भी कोई इतना बड़ा वामपंथी लीडर नहीं रह गया जिसको कि वहाँ जाकर उसकी दिल्ली की राजनीति में कोई पकड़ हो या उसका असर हो। लिहाजा वाम मोर्चे की वो रणनीति फेल हुई थी और यहाँ टीएमसी को उसका फ़ायदा 2016 में मिला था। बीजेपी ने उसके फ़ायदे को इस समय बीजेपी ने उस फ़ायदे को अपने वापस यहाँ ले लिया और उसके बाद 2019 के बाद 2021 में आज वो सत्ता की दहलीज पर खड़ी हो गई जाकर। ये एक बड़ा कारण था जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया था। वो तुष्टीकरण पर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके, क्योंकि किस तरह का तुष्टीकरण है वो आप सब लोग देख चुके। हम लोगों ने पूरा आपको एक एक तरीके से बताया था कि किस तरह से वो जो है आपने उसको देखा, उस तुष्टीकरण की नीति का परिणाम देखा। बंगाल में जिस तरह का डर, जिस तरह का खौफ वहाँ उन गाँव में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं उनमें दिखाई देता है, तो वो कोई भी आदमी जाकर देख सकता है। यानी ममता बनर्जी ने वो किया जो उनसे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को जिस उम्मीद में वोट दिया गया था वो बेसिकली जिस तरह से एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया था लेफ़्ट का, जो एक्सटॉर्शन का जो पूरा तय करने वाला, पार्टी के ऑफिस से जो सरकारें चलने का था, जो पूरा राज्य चलता था वो पार्टी ऑफिस से चलने लगा था सीपीएम के। उस सिस्टम के अगेंस्ट, उस हिंसा के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने, चूँकि यहाँ से माइग्रेशन शुरू हो गए थे, यहाँ कल कारखाने पूरे धीरे धीरे बंद होते हुए उनको लगभग 10 वाम मोर्चे को इतना नष्ट करने में बंगाल को लगभग 30 साल लगे। तो उन लोगों को उम्मीद हुई कि वो शायद अब कोई बदलाव होगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ठेके पर दे दी थी पूरी व्यवस्था, यानी उन्होंने अब पार्टी ऑफिस को भी ठेके पे देना शुरू कर दिया। एक्सटॉर्शंस और उस तरह के लीडरशिप ने उनकी ये वसूला, ये पूरा पैसा वहाँ वसूला, तो जिसका असर लोगों पर पड़ा। और उस हिंसा ने, 2018 की हिंसा ने तो जैसे इस पूरे आग में बारूद का काम किया और वो लोग पूरी तरह से ममता बनर्जी को हटाने पर उतर गए, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको ये सत्ता सौंपी थी। ये एक बड़ा कारण था जो लगा। हालांकि फिर आप ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उनके साथ जुड़ी कैसे, उनकी लोकप्रियता का इतना आधार क्या रहा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ममता बनर्जी ने जो चलाई, जो राज्य के पूरे खजाने पर बिना किसी चीज़ की परवाह करके थी। क्योंकि जब लेफ़्ट ने जब जितना इस राज्य पे कर्जा छोड़ा था, जब लेफ़्ट के एक दशक के इस शासन में वो दुगने से ज़्यादा हो गया। अगर हम ये कहें कि 4,33,000 करोड़ से ज़्यादा का उनके पास अब कर्ज है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स वाले हैं जो आर्थिक तौर पर, उसमें ये राज्य अग्रणी है। तो ये समस्या जो आनी है वो किसी बीजेपी जब आएगी तो उनके पास होगा। एक दूसरा जो ममता बनर्जी के हार का कारण अपने ऊपर अति आत्मविश्वास था, और फिर पीके की रणनीति। जब पीके यहाँ पहुँचे, प्रशांत किशोर का इसमें बड़ा, ममता बनर्जी को जिताने में तो कोई रोल हमको दिखता है नहीं दिखता, लेकिन हराने में उनका एक बड़ा रोल हमको लगता है हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक नए सिस्टम को यहाँ ईजाद किया, यानी एक राजनीति में जो मैनेजरियल एक स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उससे जो टीएमसी के लीडर हैं वो बहुत अपने आप को जेल नहीं कर पाए, यानी उनका समन्वय नहीं हो पाया उसको अगर देखें। इसीलिए जब वो जो लीडर निकलते रहे उनका आप विकल्प नहीं खोज पाए, क्योंकि आप अब फाइलों पर चले गई। ममता बनर्जी ने
जो बहुत ज़्यादा यकीन किया पीके पर, वो एक बड़ा उनके लिए संकट का कारण बनेगा। क्योंकि जो पीके ने जो चीज़ जिस तरह से अप्लाई करनी शुरू की, जिस तरह से उन्होंने आने के बाद एक पूरा जीत के लिए जो प्लान बनाया, 2019 के बाद ही ममता बनर्जी ने उनको एक तरह से अपनी रणनीति का जिम्मा दिया। तो जिस तरह से उसने एक प्लान बनाया, वो उनकी लीडरशिप के लिए जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिसमें वो पले बड़े और उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया था, उसका सामना नहीं कर पाए, उसके साथ जेल नहीं कर पाए। तो इस टकराहट में दो बातें हुई, एक तो वो लोग जो बाहर ही निकल गए और एक वो लोग जिन्होंने अंदर रहकर ही पीके की काट के लिए चुप्पी साध ली और उसको काटना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि पीके का जो एक मैनेजमेंट का जो खेल था, उसको ममता बनर्जी अपनी टीम को समझा नहीं पाई और उस बदलाव को वो नीचे तक नहीं ले जा पाए। ना इतना समय था और ना इस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी की थी। तो लिहाजा पीके की टीम भी इस पूरे खेल में ममता बनर्जी के लिए ये जो है एक बड़ा कांटा मुझे लगता है साबित हुई होगी। क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, अब कुछ बदल नहीं सकता। जो भी हुआ होगा उनके हक में हुआ होगा या जो बीजेपी है उसके हक में हुआ होगा, वो हो चुका। तो हम उसको इस अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कल सुबह, ताकि जब हम लोग देखें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो मैं मेरी बात पर हूँ कि वो हार रही हैं, तो और वो नंदीग्राम से भी हार रही हैं। ये मुझे पहले से हम लोग बता चुके। नंदीग्राम से मुझे लगता है कि वो 10,000 वोटों से उनको हार उनकी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ का समीकरण अभी तक हमको लग रहा है। हालांकि कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि नंदीग्राम में वो उनको हराया नहीं जा सकता, ये नहीं किया जा सकता। फिर बहुत सारे लोगों के मैं बयान पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया कि नंदीग्राम की हार से जो है, नंदीग्राम से उनको आप इसलिए नहीं हरा सकते हैं क्योंकि वो जीत तो है ही है और वो 30-35 हज़ार की जीत है। मुझे लगता है कि ये जीत 30-35 हज़ार की शायद ममता बनर्जी को खुद भी यकीन नहीं होगा कि वो इतने वोटों से अब वहाँ से जीत पाएंगी। लेकिन ये है तो आप उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कल तक तो जब मतदान खुल जाएगा तो वो बातें हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। हमारी बात या उनकी बात, ये मेरी बात का मतलब मेरे आकलन, मेरी रिपोर्टिंग की स्किल की बात है। हो सकता है कल आप बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स भी करें जो मुझ पर ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन ठीक है, हम लोगों को प्रचार उसमें जाना होता है। कट बनी हम लोग बात कर चुके, किस तरह से बहुत ज़्यादा हर एक, यानी ऐसे बहुत सारे केस हमको मिले, बहुत सारी जगह मिली जहां हमने देखा कि किस तरह से वहाँ एक मकान बन रहा है, उसके लिए 2 लाख रुपया का सैंक्शन हो रहा है या 10 या यहाँ तक कि जो शौचालय बनने की बात थी उसमें भी कट मनी, यानी जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो तुरंत पहुंचकर उस अकाउंट का पूरा पैसा ले लिया गया। मतलब उतना पैसा कि जिससे आपका पैसा उन्होंने जितना एक निश्चित संख्या थी वो पैसा ले लिया। आप गाड़ी खरीदते हैं, आप कुछ भी खरीदते हैं, वो जो पहले हम लोग लेफ़्ट के बारे में सुनते थे वो एज सच आपको गाँव में अभी भी जाकर सुनने को मिला। उसके बाद इस पूरे मसले में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की इस पूरी अगर हार जो मतलब कल अगर हो जाती है जो हम लोग कह रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक रोल अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी ने इस हार में मुझे लगता है कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे अगर ये हार होती है, क्योंकि वो जिस पार्टी का जिस तरह स्थानांतरण होता है, जिस तरह से हस्तांतरण किया जाता है या पार्टी को आगे दिया जाता है, उसमें अपनी लीडरशिप को आप डेवलप करते हैं। आप अपनी जो लीडर होता है वो उसको तैयार करता है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसी किसी तैयारी में नहीं थी। शुरुआत उन्होंने अपनी राजनीति में इस तरह से की थी कि जैसे वो वंश परंपरा से मुक्त हैं, वो ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये उनके कहने पर तय करती है। लेकिन सब कुछ अभिषेक बनर्जी तय करने लगे। अभिषेक बनर्जी का जनता के साथ वो जुड़ाव भी नहीं था, जनता के साथ सड़क पर उतरकर लड़ने का अनुभव भी नहीं था। लिहाजा उनकी जो एरोगेंस है वो उनकी पार्टी के बाकी नेताओं को चुभने लगी और वो लोग पार्टी के बाहर का रास्ता देखने लगे। ये बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, इस पर बहुत ज़्यादा दोहराना मुझे लगता है दोहराना होगा। करप्शंस, अम्फान और ये सारी चीज़ें हैं ही। तो एक बड़ा आसान सा जो मैंने आपको एक गणित बताया था वो ये था कि अगर 2019 से 2021 के बीच के सफ़र को हम देखते हैं तो इस सफ़र में ममता बनर्जी ने कोई इतना बड़ा कार्य नहीं किया कि वो अपने से रूठे हुए, वैसे उनसे कोई रूठे हुए नहीं थे, ये मतदाता सीपीएम और कांग्रेस के थे, तो वो इन लोगों को अपने साथ जोड़ पाती, इस तरह का कोई काम आपने नहीं देखा। उधर बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ नहीं होती दिख रही। उसके 18 सांसद हैं, उनके पास हाथ झाड़कर बोलने के लिए बहुत आसान तरीका था कि हमारे पास हमारी केंद्रीय योजनाओं को यहाँ चलने नहीं दिया जा रहा, वरना हम चमत्कार कर सकते थे।
वो उन्होंने बार बार कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। किसानों वाला मसला जिसमें 18,000 रुपये उनको पुराना आना है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि किसान के लिए 18,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन किसानों के लिए जो कि हमेशा क्रिज में दबा रहता है, कर्ज से मुक्ति के लिए 18,000 रुपया उसके लिए एक बड़ी संख्या है, बड़ी राशि है। और उसके बाद आगे की उम्मीद भी मुझे लगता है कि किसानों वाला मुद्दा भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से कैटर नहीं कर पाई। इसके बाद यूथ की अगर हम बात करें, उनकी आंखों में जो सपने थे उनको पूरा करने में शायद सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी पर जो यूथ का गुस्सा है वो इसीलिए है कि माइग्रेशन करना पड़ा, और जब कोरोना की जो लहर थी उस वक्त जब उनकी परेशानियां हुई उसमें सरकार बहुत सही से उसको हैंडल नहीं कर पाई। ये एक बड़ा कारण है। इसके अलावा तो बहुत सारे कारण हैं, स्थानीय नेता आपको उन कारणों को गिनवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल सुबह से पहले अगर हम लोग इस पर, ये मेरे इस आकलन पर कि बीजेपी कल जो अगर जीत हासिल कर रही है, जो मेरे हिसाब से, अगर मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि कल अभी तक हम लोग ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भविष्य है वो तो उन्हीं को बताना है। तो बीजेपी अगर वो जीत हासिल कर रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये मैंने आपको गिनवा दिए हैं। इसके अलावा कल जब हम लोग वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर सुनेंगे इन सब को कि किस वजह से बीजेपी जीती है तमाम। एक बात और, बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक चीज़ तय की थी कि वो स्थानीय लीडरशिप पर बहुत निर्भर नहीं रहेगी। ये बात जब एक क्लोज डोर मीटिंग हुई जिसमें 2020 में ही जब इसको पूरी तरह से ऑपरेशन मिशन बंगाल दिया गया और उसमें गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो इस पूरे मिशन के लिए तैयार किए गए थे बीजेपी के लोग, सेंट्रल लीडरशिप, उसमें स्टेट लीडरशिप शामिल नहीं थी। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो स्थानीय तौर पर ममता बनर्जी के सामने खेलेगा। यानी हमारे पास इस तरह, अगर सौरभ गांगुली शायद आ जाते, उन पर बहुत कोशिशें की गई, तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत शानदार बीजेपी के लिए जीत की एक कड़ी साबित होते। और जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट की राजनीति आप देखिए, उन्होंने जिस तरह से इसको चलाया है, हालांकि उनकी एरोगेंस ऐसा लगता है जैसे वो अपने में रहने वाले इंसान हो और वो हो, लेकिन अगर आप उनकी राजनीति को गौर करेंगे तो क्रिकेट में उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई के प्रभाव को जिस तरह से ख़त्म किया है, जिस तरह से उनका एक छत्रराज था उसको हटा के छोटे छोटे सेंटर से बुमराह जैसे प्लेयर्स और तमाम इस तरह के लोग आए। आप अब कितने ज़्यादा नए प्लेयर्स को, टैलेंट्स को देख रहे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आ रहा है। ये एक बड़ी कामयाबी थी और ये बताती है कि उनको राजनीति आती है, लेकिन वो बीजेपी के पास नहीं आए। ये बीजेपी की दिक्कत थी। तो उसके बाद बीजेपी ने इसी पर सोचा कि किसी भी तरह स्टेट लीडरशिप उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, इस पूरी लड़ाई को केंद्र से ममता बनर्जी के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आप अपनी योजना लेकर जाइए। आप उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप कुछ योजनाएं बनाएं और उनको लेकर जाएं। उन योजनाओं में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा 2020 में यह तय कर लिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस पूरे चुनाव के लिए बीजेपी का चेहरा होगा और हमारे पास मुद्दे होंगे जिनको हम स्टेट लीडरशिप के ऊपर तरजीह देंगे। तो ये एक पूरी रणनीति तैयार की गई थी। मुझे लगता है इस रणनीति ने यहाँ काम किया, क्योंकि यदि बीजेपी कोई किसी एक चेहरे को यहाँ सामने लाती तो शायद दिक्कत होती। यानी जो फंसे हुए चेहरे हैं उनको ममता बनर्जी की उस कल्ट का मुकाबला करने में दिक्कत आती, जिसने 2019 में भी उनकी वोट को बढ़ाया है। वोट उनका 1% बढ़ा है, अभी कटेगा, अभी उनका वोट शेयर, मुझे पूरी उम्मीद है वो हारती हैं तो कटना ही कटना है, और वैसे भी उनका वोट शेयर नीचे जाएगा, क्योंकि जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है उसमें यकीनन टीएमसी से भी शिफ्टिंग हुई है, या जो हिंदू वोटर जो निकला है वो बीजेपी की तरफ गया है। मैं चूँकि आज हालांकि कुछ और पर बात करता, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद, मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देखा है कोरोना पर जो हालात थी कल मेरे दोस्त के जाने के बाद भी और इस तरह की चीज़ों के बावजूद, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मेरी चीज़ें ज़रूर कहूँगा। आप मेरे दोस्त हैं, आप इस सफ़र में साथ रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं होते हैं तो फिर भी मुझे तो सफ़र तय करना है, क्योंकि अब मैं बैठकर बातें करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हम लोग और कहीं नहीं बता सकते वो यहाँ बताते हैं। मैं आज शहाबुद्दीन पर बात करना चाह रहा था, वो जो माफिया डॉन जिसका जाना, जिसको जो तेज़ाब डाल के जला देता था,
जिसका आतंक कितना था कि सीवान में वो एक अलग था और उसको लीडर माना, एक लीडरशिप ने, मतलब लालू यादव का स्ट्रॉन्ग मैन, मसल्स मैन रहा और उसने किस तरह से राजनीति की होगी। संसद में जितनी बार उसको माननीय कहा गया होगा उतनी बार आपके दिल में धक्का लगा होगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज उसका कोरोना से डेथ हो गई। कल रोहित सरदाना के जाने के बाद जिस तरह की बातें, जिस तरह का एक ख़ास समुदाय ने की है, मतलब मुझे कहने में, आप उनकी पोस्ट पर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे ये कौन लोग हैं। ये मुर्दों को नोचने वाले लोग हैं, ये किस तरह के गिद्ध लोग हैं जिनकी नज़र में अगर ये जिस राजनीति की बात करते हैं, जिस विचारधारा की बात करते हैं, अगर आप वो नहीं करते तो आप उनकी नज़र में गद्दार हैं, राक्षस हैं, अधम हैं। उनका कुछ भी मानना आपको मानना पड़ेगा, बाकी किसी की बात वो नहीं मानते। कल उस तरह की टिप्पणियाँ हुई जो किसी भी आदमी के लिए, मुझे नहीं लगता सभ्य समाज के लिए किसी में होगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी इस बेशर्मी को इस तरह भी लिखा कि जो बुरा मानना चाहे माने, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास एक वर्ग ऐसा है जिसको इस देश से मतलब नहीं, जिसको एक विचारधारा से मतलब है, जिसको एक परिवार से मतलब है, जिसको एक राजनीतिक जाति से मतलब है, वो लोगों की संख्या। और इसीलिए आपको जब वो संख्या दिखती है, जब उनके लोग यूट्यूब हो या किसी पर भी आप उनके साथ दिखते हैं, तो वो एक ख़ास वजह होती है। तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनके नाम देख सकते हैं और उनको बार बार ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ वो देश के खिलाफ खड़े होते हैं या देश के लिए एक सीधी बात करने वाले आदमी को वो जब बदनाम करते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि कल मेरे एक बहुत प्यारे शायर, जिनको मैंने, कवि जो मेरे इलाके के थे, उनका बहुत सारे आप में से जो लोग हिंदी कविता और हिंदी उसमें रहे हैं, उन्होंने उनको सुना होगा। वो कुंवर बेचैन जी नहीं रहे। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, लेकिन हिंदी में गीत परंपरा और शायरी को दुष्यंत के बाद उन्होंने बहुत पर तरजीह दी। कल उनका जाना, जब मैं यहाँ था मैंने सुना। मैं आज भी वही बातें करता, लेकिन मुझे मालूम है कल का दिन, चूँकि हमने 2 महीने यहीं 2.5 महीने से मैं इसमें हूँ, कल मुझे 2.5 महीना पूरा भी हो जाएगा इसी बंगाल की मिट्टी पर और फिर वापसी अपने घर की तरफ होगी। तो उससे पहले मुझे लगा कि आज का दिन भी बंगाल का है और कल का दिन तो जजमेंट डे है ही। तो इसीलिए मैं उन पर बात नहीं कर पाया। कुंवर बेचैन, शहाबुद्दीन, इस तरह की किसी भी तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों ने कवर की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक उनकी कविता के साथ ये ख़त्म करता हूँ, उनकी शायरी। इस तरह मिल कि मुलाकात अधूरी न रहे, ये कुंवर बेचैन जी की कविता है जो अब नहीं रहे हैं, कल कोरोना ने उनको भी ले लिया है। इस तरह मिल कि मुलाकात अधूरी न रहे, ज़िंदगी देख कोई बात अधूरी न रहे। अब बादलों की तरह आए हो तो खुलकर बरसो, देखो इस बार की बरसात अधूरी न रहे। मेरा हर अश्क चला आया बाराती बन के, आंसू को कहते हैं, मेरा हर अश्क चला आया बाराती बन के, जिससे ये दर्द की बारात अधूरी न रहे। पास आ जाना अगर चांद कभी छुप जाए, मेरे जीवन की कोई रात अधूरी न रहे। मेरी कोशिश है कि मैं उससे कुछ ऐसे बोलूं, लफ्ज़ निकले न कोई बात अधूरी ना रह जाए, लफ्ज़ निकले न कोई बात अधूरी ना रह जाए। मेरी कोशिश है कि मैं उससे कुछ ऐसे बोलूं, लफ्ज़ निकले न कोई और बात अधूरी ना रह जाए, अधूरी ना रहे। तुझ पे दिल है तो कुंवर दे दे किसी के दिल को, जिससे दिल की भी ये सौगात अधूरी ना रहे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ आज। कल फिर हम लोग मिलेंगे। इसके बाद शायद बंगाल के इस बार के चुनाव की वो कल की मुलाकात होगी। उसके बाद फिर हम लोग जो मेरे साथ इस यात्रा में चलते रहेंगे उनके साथ और बातें होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा एक फिर अनुरोध है कि आप देखिए, कई बार आप मुझसे संवाद कीजिए, आपको जो पसंद आए आप सवाल लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन हम लोगों के राब्ता ये चलता रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप साथ चलेंगे तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार।